नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। नमस्कार भाई। नमस्ते हो भैया। व्यस्त तो नहीं है? नहीं नहीं भैया, घर पे हैं। रात में जो दिए थे वो देखे हैं? नहीं भैया, मैंने कुछ देखा नहीं था अभी। बीएड को छोड़ के बाकी सारे कोर्स बंद अच्छा, हो गए। हाँ 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 हाँ, वो चीज तो देखा था मैंने। हरियाणा ने कर दिया है। तब मंजीत तो भैया डिलीट कर रहे हैं। जो कर रहा है या जो कर चुका है उसको दिक्कत नहीं है। हम्म। अब आगे जो है 4 साल वाले में अगले साल से एडमिशन लेने जा रहे हैं। हम्म, तो 4 साल वाले में जो एडमिशन लेगा, रिजल्ट आते आते 5 साल लग जाएगा बिल्कुल। भाई। फॉर्म भरेगा, पढ़ाई करेगा 4 साल, रिजल्ट आते वो 5 साल चला ही जाएगा लगभग। फिर उसके बाद वो टेट या सी टेट देगा। टेट तो बंद हो गया, सी टेट देगा। टेट नहीं होगा भैया? नहीं भाई, नजर नहीं रखते हैं लग रहा है न्यूज पर। नहीं, तब इन दिनों भैया मैं शतरंज कभी खेले हैं? नहीं, शतरंज नहीं खेला। लूडो तो खेले हैं? हाँ हाँ। क्या एक ही गोटी से घेरा जाता है और जीता जाता है, कि 4 गोटियां हैं तो नहीं चारों नहीं, से? चारों से। और जगह जगह बैठा के अपना रखा जाता है ना, कि इधर वो आएगा तो मार देंगे। हाँ हाँ हाँ। तो चारों तरफ से खेल खेला जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुआ है, तो वो सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं है, सभी राज्यों के लिए, पूरे भारत के लिए है। तो कोई काम यूपी में पहले होगा, कोई काम बिहार में पहले होगा, कोई काम हरियाणा में पहले होगा, कोई काम उत्तराखंड में पहले होगा। जहाँ जैसी स्थिति परिस्थिति है वहाँ के हिसाब से वहाँ पर वो चीज पहले होगा। लेकिन लेकिन पूरे ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ होगा। वहीं होगा धीरे धीरे पूरे भारत में। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, जिस पर हम बार बार बताते रहते हैं, हर चीज जिक्र करते रहते हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता है क्योंकि वो पढ़े नहीं हैं, और पढ़े भी हैं तो मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। वो चीजें लेकिन धीरे भैया धीरे हो बताइए, रही हैं। मतलब इसका मतलब लाने का इनका मोटिव क्या है? इनका मोटिव ये है कि पूरे भारत में बीएड चल रहा है, डीएड चल रहा है, बीटीसी चल रहा है, डीएलएड चल रहा है, जेबीटी चल रहा है, तरह तरह के तमाम कोर्सेज हैं। एनसीटी ने अप्रूवल दे रखा है। ये सारे कोर्स एक ही काम करते हैं, शिक्षक बनाने का। तो जब वही काम करना है तो इतने अलग अलग कोर्स क्यों? पहले उन्होंने एक समान कोर्स लाया, और प्राइमरी के लिए इंटर पास होना अनिवार्य है। उसके बाद 4 वर्ष यानी ग्रेजुएशन के साथ बीएड, तो इसलिए 4 वर्षीय कोर्स अनिवार्य कर दिए। अब इस साल से एडमिशन शुरू हो जाएगा, 4 वर्षीय कोर्स हर जगह चलेगा बीएड के लिए। हाँ, मतलब कि प्रोफेशनल तैयार करना। ये नहीं कि कुछ नहीं मिला तो जा करके बीए किए, एमए किए या एमबीए किए या कुछ और कर लिए, फिर मन किया बाद में बीएड करके आगे मास्टर बनने। ऐसा नहीं, इंटर बाद ही तय करिए। अच्छा भैया, मतलब गोल डिसाइड कर देगा कि आपको क्या कि करना है। आपको अगर इंजीनियर बनना है तो जाइए बीटेक करिए। आपको अगर जो है डॉक्टरी करना है तो जाइए उससे रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो करिए। फार्मासिस्ट बनना है तो बीफार्म वगैरह कीजिए। यानी इंटर के बाद ही तय कर लीजिए हमें क्या बनना है, और 4 वर्ष का ग्रेजुएशन होगा। और उस 4 वर्ष में बीए हुए भैया खत्म, बीए हुए रहेगा, खत्म हो जाएगा? नहीं, ये रहेगा, ये सब रहेगा। हाँ। सारे कोर्सेज को बीए जो ग्रेजुएशन है उसको 4 साल का बना रहे हैं धीरे धीरे। तो प्रोफेशनल टीचिंग में भी बना दिए कि बीए प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड। ये कोर्सेज चल रहे थे पहले से, अप्रूवल पहले से था। बहुत सारे जो बीकॉम करे, अगर जो बीकॉम करना चाहे केवल और बीएड न करना चाहे तो बीकॉम का कोर्स अवेलेबल रहेगा जैसे चल रहा है। अच्छा, अवेलेबल रहेगा। हाँ, बीए बीकॉम बीएससी जो चल रहा है वो सब चलता रहेगा भाई। अच्छा, वो भी रहेगा। टीचिंग के लिए स्पेशली जो है वो बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि भैया तय कर लो इंटर में ही कि हमें बनना है अगर टीचर तो आ जाओ इस लाइन में, 4 वर्ष वाले में एडमिशन ले लो। अच्छा, तो अभी ये कर रहे हैं कि अगले साल से। लेकिन भैया उसका एंट्रेंस लेंगे या फिर ऐसे ही एडमिशन लेंगे? अब ये आगे जब एडमिशन शुरू होगा, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को दिया गया है 2023 से कराने को। अब वो यूनिवर्सिटी कैसे कराएगी, जब विज्ञापन आएगा तब पता चलेगा। लेकिन मान करके चलिए कि एंट्रेंस ही होगा, बिना एंट्रेंस के नहीं होगा। तो आने वाले 4-5 सालों के लिए। लेकिन तब भैया सीट वगैरह भी बढ़ाएगी? अभी कितनी सीट पर होगा क्या होगा डिटेल नहीं। एक दिन न्यूज आया था, मेरे पास पेपर कटिंग होगा, वो आपको दे देंगे। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को कहा गया कराने का। 10 या 11,000 है गवर्नमेंट एडेड, मिला 19,000 कुछ सीट है पूरे यूपी में इस समय। तो ये क्या कर रहे हैं ना,
जैसे यूपी में इस बार बीएड और डीएलएड दोनों का सेशन लेट कर दिए हैं, ठीक है। यानी कि अभी तक क्लास नहीं शुरू हुआ है। आप लोग का चल रहा है क्लास? हाँ भैया चल रहा है। अच्छा, आप लोग का चल रहा है, लेकिन हर जगह नहीं चल रहा अभी। तो ये सेशन धीरे धीरे लेट कर रहे हैं। अगला सेशन ये करने वाले हैं 0, यानी कि एडमिशन अगले साल नहीं लेंगे यूपी में। और अच्छा। हरियाणा ने सीधे घोषित कर दिया कि हम तो अपने यहाँ कोर्स ही बंद कर दिए, लो भाई। यानी कि अब एडमिशन हम सीधे करें, लेंगे ही नहीं। तो अब अगले वर्ष जिसको एडमिशन लेना होगा, यूपी की बात की जाए तो फॉर्म ही नहीं आने वाले हैं बीएड के या डीएलएड के। तो जिसको करना होगा इंटर बाद वाला, वो सीधे 4 वर्ष वाले में एडमिशन लेगा। अच्छा, लेकिन भैया ये बताइए, जितने लोग अगर जो बीएड कर चुके हैं या फिर मतलब जो ग्रेजुएशन में कर रहा है बंदा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो एडमिशन लिया है, वो उसके लिए बीएड का क्या प्रावधान रहेगा फिर? इसीलिए तो 3 बीएड रखे गए हैं ना, एक 4 साल वाला, एक 2 साल वाला और एक साल वाला। अच्छा, जो मतलब जो ग्रेजुएशन कर लिया है वो 1 साल करेगा? हाँ, जो नहीं 1 साल नहीं 2 साल, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल है, मास्टर डिग्री के बाद 1 साल है। अच्छा। तो जो भी बीए वगैरह कर लिया है, 2 साल वाला ऑलरेडी चल रहा है। अगर अगले साल एडमिशन होता है तो उसके सामने वो ऑप्शन रहेगा। अगर एडमिशन अगले साल नहीं होता है तो फिर वो दूसरा कुछ लाइन देखेगा, उसे और कहाँ जाना है, क्या करना है। तो कुल मिलाकर के आने वाले इधर फिलहाल 5 साल लगेंगे ये 4 साल वाले बीएड में एडमिशन लेकर रिजल्ट पाने में। फिर ये सीटेट पास करना होगा, उसके बाद वो भर्ती की मांग करेंगे या भर्ती में जो बैठेंगे। अब भैया अब सामने टेट नहीं होगा फिर, एकदम बंद? बिहार ने अपने यहाँ स्पष्ट घोषणा कर दिया कि जो है टेट बंद। ये बिहार ने सिर्फ नहीं किया, ये पूरे भारत में होना है। और यूपी में देखिए टेट का फॉर्म आ ही नहीं रहा है ना। तो वो इसी कारण से नहीं आ रहा है कि अब यूपी टेट या स्टेट का टेट नहीं होना। अगर यूपी में आता भी है टेट का फॉर्म तो मात्र हो सकता है एक बार और हो जाए, नहीं तो अब नहीं होगा। उसके पीछे कारण क्या है? जो पुराने वाले बीएड करके हैं, बीटीसी करके बैठे हुए हैं, डीएलएड करके, उनको जो है पहले सेटल करना है। वो सारे धीरे धीरे करके आने वाले 4-5 साल तो हम नए कैंडिडेट आने नहीं है, क्योंकि 4 साल वाले में एडमिशन लेंगे लोग। तो उनको तो आने में 4-5 साल लगने वाला है। तो आने वाले 4-5 सालों में पुराने जितने भी लोग हैं पीछे से उनको नियुक्ति देते चले जाएंगे, ताकि जो पुराने मैटर जितने भी हैं लोग, कोई कोर्ट कचहरी कर रहा है, कोई कुछ कहीं परेशान है, अलग अलग मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे खत्म हो जाएं। तो पूरी प्लानिंग ये करके चल रहे हैं कि पूरे भारत में एक समान कोर्स हो जाए। जो पुराने मुद्दे हैं, कोई हाई कोर्ट में है, कोई सुप्रीम कोर्ट में है, तरह तरह के मुद्दे जो बनते हैं वो न बने। जैसे देखिए बीएड प्राइमरी में वैलिड हुआ, केंद्र सरकार ने किया 2018 में। राजस्थान में विवाद हुआ, वहाँ के हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि भैया नहीं, बीएड नहीं रहेगा प्राइमरी में। वो गया है सुप्रीम कोर्ट। तो अब सुप्रीम कोर्ट में वो मुद्दा गया तो पूरे भारत का मुद्दा बन गया। इसलिए पूरे भारत में जो है भर्तियों को प्रभाव पड़ रहा है। कहीं भर्तियां ही रोक दी गई हैं, कहीं चल रही थी बीच में रुकी हैं। तो ये सब यहाँ भी तो चल रहा था भैया, यूपी में भी तो चल रहा ना बीएड वालों को 5वीं से हटाने के लिए। यहाँ नहीं चल रहा है, वही राजस्थान वाला मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अलग अलग राज्यों से चले आ रहे हैं लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था अक्टूबर में, नहीं सितंबर में, कि 6 सप्ताह का समय दे रहे हैं। जिनको भी इस मैटर में कुछ भी कहना है वो लिखित में 6 सप्ताह के अंदर अपना जो भी कहना है कह दें। तो वो 6 सप्ताह पूरा हो गया है। अब फाइनल हियरिंग होनी है, जिस पर डेट लग रहा था, अभी अगला डेट लगा है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को फाइनल सुनवाई होकर के जजमेंट हो सकता है जनवरी में आ जाए। तो बीएड प्राइमरी से बाहर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा, उसमें मुहर लग जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी कह देगी, तो जो राज्य विवाद कर रहे हैं वो विवाद भी खत्म हो जाएगा। तो ये सब विवाद न हो, बार बार कोर्ट कचहरी न हो, इसके लिए हर चीज किया जा रहा है कि सारी समस्याएं खत्म हो जाए, एक समान बनाया जाए। लेकिन सीटेट करा देगा तो बड़ा बढ़िया करेगा। टेट वोट हटा दे रहा है ना, बड़ा ठीक है। उसके पीछे कारण है ना, जब ये सरकार सत्ता में आई तो इन्होंने देखा कि एक ही एग्जाम 2 बार हो रहा है, केंद्र भी करा रहा है, राज्य भी करा रहा है। हाँ, जबकि नियम कहता है कि जो सीटेट है वो सभी राज्य अपने यहाँ लागू कर सकते हैं, लेकिन जो राज्य का टेट है उसी राज्य में सिर्फ रहता है, दूसरे राज्य वाले उसको नहीं मानते हैं।
तो अब नहीं, जैसे सही यूपी बात की बात करें, यहाँ का बंदा सीटेट आ रहा है तो सीटेट दे रहा है, यूपी टेट आ रहा है यूपी टेट दे रहा है। पहले क्या था कि समय का भी बाउंडेशन था कि यूपी टेट में 5 ही साल है, सीटेट में 7 साल है, तो उसको जो उन्होंने खत्म कर दिया, सब लाइफ टाइम कर दिया कि एक बार पास कर लो, पूरे टाइम के लिए हो गया। और अब जो है दोबारा देना चाहो दो, न देना चाहो भैया न दो। पेट वाला जो मामला है ये कौन सा? जो पेट चल रहा है, पेट पीटी, वो तो जो वो उससे भरे जाते हैं ना पद, एसएससी वगैरह वाले, यूपीएससी, हाँ यूपीटीपीएससी वाले। भैया तो वो इसका तो मतलब नहीं समझ में आ रहा है। ये मतलब 1 साल की वैलिडिटी दे रहे हैं और उसके बाद आप समझिए कि 150 रुपये फार्म के लेते हैं। पता लगे 1 साल के अंदर कोई वैकेंसी नहीं आई तो मतलब क्या रहेगा लड़कों को पास करके? देखिए, जो बैंक के भर्तियां होती हैं उसके लिए आईबीपीएस है, और आईबीपीएस जो लोग देते हैं 2 साल की वैलिडिटी होती है। 2 साल के अंदर जो भी फॉर्म आएंगे, आईबीपीएस जो पास किया है, जिसके पास स्कोर कार्ड है, वो सारे लोग जो है फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर अभी 1 साल है, अभी डिमांड हो रही है, आने वाले समय में हो सकता है 2 साल कर दें। लेकिन भैया बात ये है ना, इन्होंने मतलब उसका कोई ना कटाव रखा है? ठीक बताइए, जिस प्रकार से मतलब मान लीजिए कोई अगर वैकेंसी 2-3 हजार आती है, पता लगे उसकी कटाव 80-85 चली गई, तो 60-70-72 वाले गायब हो गए। और जब नंबर ऑफ वैकेंसी का 10,000 है तो मान लीजिए कटाव 70-72 आ रहा है, तब भी जो 7% 65% वो भी बाहर हो रहे हैं। तो ये एक निश्चित जैसे जब भी कोई नया नियम लागू होता है, नई चीज आती है, तो उसको लाने से पहले उसका एक प्रारूप तैयार किया जाता है और उस प्रारूप के आधार पर वो चीज लागू किया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि इसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, क्या क्या अभी सुधार या बदलाव की जरूरत है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, और फिर चेंज होते हैं। जैसे टीटी की बात की जाए, सबसे पहले आया था 2011 में। उस वक्त जब आया था तो 1.5 घंटे का था, और आज होता है 2.5 घंटे का। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? देखा गया पहले 1-2 बार 3 बार करा करके कि क्या कंडीशन हो रही है, उसके बाद चेंज कर दिया गया। देखा गया कि नहीं, 1.5 घंटा बहुत कम समय हो रहा है। फिर अभी टीटी लाइफ टाइम कर दिया गया, 5 साल 7 साल जो होता था वो लाइफ टाइम कर दिया गया। जैसा समय होता है, जैसी परिस्थिति बनती है, उसको देखते हुए नियम बदलते रहते हैं। तो ये जो भी टेट हुआ था, टेट अभी जो उसका रिजल्ट भी नहीं आया है ना, पिछला वाला जो हुआ था ना, उसका रिजल्ट इन्होंने क्यों रोक के रखा है? उसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो उत्तराखंड में जो है विवाद हुआ NIS DLED वालों का, ठीक है, उसी को आधार बना करके यूपी वाले भी कोर्ट गए कि हमको भी प्राइमरी टेट में बैठने दिया जाए, जबकि NIS DLED जो है वो अभी तक एनसीटी ने क्लियर नहीं किया है कि कौन सा टेट दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ के कोर्ट ने क्या किया कि केस को चलता रहेगा, लेकिन फॉर्म भरने के लिए इनको मौका दे दिया। ये लोग फॉर्म भर लिए और उन्होंने ऑर्डर में लिख दिया कि जो फाइनल ऑर्डर होगा उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो पास करेंगे या नहीं पास करेंगे, या जो भी होगा इनका, वो फाइनल ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। और दूसरा मुद्दा हो गया बीएड वाला कि बीएड प्राइमरी में होगा कि नहीं होगा। तो चूंकि राज्य सरकार को अब बहुत सारी प्लानिंग होती है, तो एक पॉइंट मिल गया, चलो इसको आधार बना करके जो भी चीजें हैं उसको होल्ड कर दो, रोक दो। इसी कारण से सब कुछ यूपी सरकार ने रोक दिया। रिजल्ट भी नहीं दे रही है कि पहले कोर्ट का ऑर्डर आ जाए। तो पहला तो पॉइंट हो गया कि राजस्थान वाला मुद्दा, बीएड प्राइमरी में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो नियमतः एनसीटी के अनुसार सब कुछ लीगल हुआ है, बीएड रहेगा। तो जिस दिन ये जजमेंट आएगा तो एक समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा NIS DLED वाला, तो NIS DLED के लिए एनसीटी ने कोई लेटर नहीं जारी किया है, इसलिए NIS वाले जो है वो प्राइमरी का टेट नहीं दे सकते हैं, यही ऑर्डर होगा। और जिस दिन ये ऑर्डर आ जाएगा तो जो लोग फॉर्म भरे हैं उनका भरना, पैसा और उनका समय और हर चीज व्यर्थ गया, फालतू। ये दोनों ऑर्डर जब आ जाएंगे उसके बाद जो है सर्टिफिकेट सबको देना शुरू कर देंगे। अभी दे देंगे तो जो लोग NIS वाले हैं वो जो पास हो गए होंगे तो उनको भी देना पड़ जाएगा। और बीएड वाले में जो भी होगा, तो अभी तो एक तरह से कोर्ट में है तो मुद्दा लटका ही है, इसलिए उसको भी रोक दिया। पता नहीं जैसे जो पॉलिसी, पता है किस पॉलिसी पे लोग काम कर रहे हैं, और जबकि इन लोगों को अच्छी तरह से पता रहता है इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। एक मिनट
हर सिक्के का दो पहलू होता है, ये आप अपने पहलू से देख रहे हैं, ठीक है। दूसरे पहलू से देखिए, आपके ही गांव शहर में बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे, होंगे ना, जिनको नौकरी की जरूरत होगी। अब वो आपके घर आकर के कहें कि आप कब नौकर रखेंगे, हम बेरोजगार हैं, हमको नौकरी नहीं दे रहे हैं आप तो क्या आप उनके बेरोजगार होने के जिम्मेदार हैं? नहीं। कोई आकर कहे कि आपका देखो उतना जमीन पड़ा हुआ है फालतू, आप घर नहीं बना रहे हैं, घर बनाते तो हमको नौकरी मिलता, क्यों नहीं घर बना रहे हैं, तो क्या आपके पास आकर ये बात कहना उसका जायज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। तो कोई भी चीज उसके जिम्मेदार आप नहीं हैं। आपको जब घर बनाना होगा तब आप बनाएंगे, उस वक्त जितने मजदूर की जरूरत होगी उनको बुलाएंगे। आपको जब बुआई या जो कुछ खेत में करना है, जुताई बुआई, उस वक्त जब जरूरत होगी तो ट्रैक्टर लेंगे किराए पर, जब जरूरत होगी तो जनरेटर ले लेंगे किराए पर, जब जरूरत होगी मजदूर बुला लेंगे, जब जरूरत होगी तब लेंगे ना। ऐसे ही सरकार जो है, उन्हें जब जरूरत होगी वो तभी अपने यहाँ नौकर लेंगे, चाहे वो नौकर किसी रूप में हो, चपरासी के रूप में हो, या कोर्ट के जज के रूप में हो, या ISPS अधिकारी के रूप में हो। ये सारे नौकर होते हैं सरकार के। सरकार को जब नौकर की जरूरत होगी तब वो लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आज आपके पास पैसा बहुत सारा होता, आप 2-4 नौकर रखे होते, कोई बर्तन धुलने वाली, कोई झाड़ू पोछा करने वाली। लेकिन आज आपके पास अगर उतना पैसा नहीं है तो घर के ही सदस्य सारे काम कर रहे हैं ज्यादातर, है ना। यानी कि आप अपने बजट के अनुसार आज की स्थिति जो है मैनेज कर रहे हैं। जब आपकी नौकरी हो जाएगी, आप ISPS या टीचर या जो भी बन जाएंगे, आप महीने में लाख रुपए कमाने लगेंगे, तो आप झाड़ू पोछा करने के लिए किसी को रख लेंगे, आप किसी को जो है बर्तन धोने के लिए रख लेंगे, खाना बनाने के लिए रख लेंगे। लेकिन जब पैसा होगा तब ना। ऐसे ही सरकार के पास भी जब पैसा होगा, भले पद खाली हों, लेकिन उनके पास जब पैसा होगा, इस मद में खर्च करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे, तभी तो नौकर अपने यहाँ हायर करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कभी भी जब सरकार की बात न समझ में आए तो तुरंत कॉन्सेप्ट चेंज कर दीजिए। जैसे एक व्यक्ति का घर होता है, एक व्यक्ति अपना खर्च चलाता है, वैसे ही एक कंपनी भी होती है, वैसे ही एक राज्य की सरकार होती है, वैसे ही एक देश की सरकार होती है। ठीक है। तो दोनों पहलू देखा कीजिए। आप जिस पहलू से देख रहे हैं वो भावनात्मक पहलू हो गया, उस पर दुनिया नहीं चलती है। सुनने में, कहने में बड़ा अच्छा लगता है भावनात्मक बातें, ये सरकार ऐसी है, भर्ती नहीं कर रही है, हम ईंट सीट बजा देंगे, ये कर देंगे, ये सब भावनात्मक बातें हैं। ये वास्तविक पहलू नहीं है। वास्तविक पहलू क्या है? अपना नजरिया चेंज कर दीजिए, सरकार के नजरिए से देखना शुरू कीजिए, यानी प्रैक्टिकल हो जाइए। कभी भी 100% कुछ भी सही नहीं होता है और 100% कुछ भी गलत नहीं होता है। 100% की उम्मीद कभी मत कीजिएगा। अगर 30%, 40%, 50% कोई चीज हो रहा है तो बस काफी है। 50% से ऊपर हो गया तब तो बहुत अच्छा हो गया। ठीक है। आदर्शवाद वाली स्थिति न कल थी, न आज है, न आने वाले कल में होगी। जब राम राज्य था तब भी आदर्शवाद पूरी तरह नहीं था। सही बात है। आदर्शवाद कभी तलाशने की कोशिश मत कीजिएगा, आदर्शवाद कभी नहीं मिलेगा। हाँ, भौतिकवाद में रहिए, प्रगतिशीलवाद में रहिए, प्रयोजनवाद में रहिए, ये सब आपको वर्तमान में देखने को मिलेंगे। तो सरकार क्या कर रही है उसका भी कारण है, क्यों कर रही है, और कोई चीज नहीं कर रही है उसका भी कारण है। दुनिया में कोई चीज हो रहा है तो उसका भी कारण है, कोई चीज नहीं हो रहा है उसका भी कारण है। बस कारण को समझिए, सब समझ में आएगा। और कभी भी इमोशनल होकर के नहीं, प्रैक्टिकल होकर के पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए, फैक्ट को समझिए, सब समझ में आएगा। बजट पर सब कुछ होता है, बजट जब रहेगा ही नहीं, हम शिक्षा पर अभी खर्च करने को नहीं तैयार है। RT एक्ट आया था 2009 में, उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में मायावती जी की सरकार थी, लेकिन उस वक्त नियम तो बना दिया, कानून तो बना दिया, लेकिन 1 रुपया नहीं खर्च करने को तैयार थे। तो वो RT एक्ट 2009 में बनने के बावजूद उस पर कोई काम आज तक नहीं हुआ, क्योंकि उस वो तैयार नहीं थे। जब तैयार नहीं थे तो बजट नहीं बनाए, जब बजट नहीं बनाए तो कोई काम नहीं हुआ। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है, उसके तहत जो है वो करने को तैयार हो गए हैं, बजट बना रहे हैं। हर साल 25,000 स्कूलों में यूपी के अंदर फर्नीचर दिया जा रहा है। पिछले साल से 25 हर साल 25,000 आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प चला करके स्कूलों में बदलाव किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे अपने आसपास स्कूलों में। तो बजट अचानक से नहीं आता है,
जैसे आपके घर में अचानक पैसा नहीं आ जाएगा कि बस आज ही चले जमीन खरीद लिए, आज ही घर बना लिए, आज ही गाड़ी खरीद लिए, आज ही विदेश घूमने चल दिए, आज ही नहीं संभव। हाँ, थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहेगा, थोड़ा थोड़ा काम हम करते रहेंगे। आज जमीन है हमारी, चलो भैया इस साल नींव डलवा देते हैं, अगले साल 2 कमरे बना देते हैं, उसके अगले साल 2 और कमरे बना लेते हैं, उसके अगले साल चलो पूरा फिनिशिंग करवा देते हैं, मार्बल वार्बल लगवा देते हैं। यानी कि जैसे जैसे पैसा आता जाएगा थोड़ा थोड़ा काम करते ही चलेंगे। ऐसे ही सरकार के पास भी हर साल पैसा थोड़ा थोड़ा आता है। हर साल वो तय करते हैं कि स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, सुरक्षा पर, इन इन मदों पर इतना इतना हम खर्च करेंगे। वो बजट हर साल बनाया जाता है। तो इनको डीपली समझिए सिस्टम चलता कैसे है। लोग जो बैठ करके नुक्कड़ पर बात करते हैं, जो 4 लड़के कमरे में बंद होकर के फिजूल की बात करते हैं, उस पर मत जाइए। फैक्ट को समझिए और जो तार्किक बातें हैं उसको समझिए। सरकार ही वास्तविक, देखिए कोई भी नेता, चाहे वो सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, जब वो सत्ता से बाहर रहते हैं तब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। महंगाई बहुत है, हम आएंगे तो स्कूल इतना खोल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पर बैठते हैं, चाहे वो कोई हो, आखिर क्या है कि वो जो कह रहे थे वो सब करते नहीं है। क्यों नहीं करते भाई? अगर वो सब कर दें और उससे भी अच्छा कर दें तो अगली बार फिर बनेगी सरकार, और अच्छा कर दें फिर अगली बार बनेगी। लेकिन क्यों नहीं करते हैं ये लोग? फिर क्यों सत्ता में जाने के बाद इनकी बुराई होने लगती है? क्योंकि जब सत्ता में जाते हैं तब ये धरातल पर होते हैं, और धरातल पर हर काम होता है पैसे से, बजट से। और बजट होता नहीं है तो बड़ी बड़ी बातें कर देना अलग बात है, लेकिन वो काम हो नहीं पाता। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए थे, हम इतने स्कूल खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 2-3 स्कूल उन्होंने, पुराने स्कूल, उसको मॉडिफाई करा करके खूब प्रचार किया। लेकिन वास्तविकता ये है कि उन्होंने कोई नया स्कूल नहीं खोला। हाँ, लेकिन इन्होंने 800-900 करीब शराब के ठेके खोले। क्यों शराब के ठेके खोले? क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट को करीब करीब 50-60%, 70% तक प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू हो रहा है ना लिक्विड से। अगर शराब 100 रुपए की बिक रही है तो उसमें गवर्नमेंट के पास शुद्ध 50 रुपए लगभग मान करके चला जा रहा है। उस पर क्योंकि कोई विरोध कभी नहीं होता है टैक्स का, तो गवर्नमेंट मनमाना टैक्स लगाती है लिक्विड पे। तो मेरे करने एक लोग आए बता रहे थे केजरीवाल बड़ा वहाँ पे अच्छा किए हैं। हमको कहा अच्छा किए हैं, तो चीजों को फ्री में दे देना कहाँ की समझदारी है। अब आप बताइए कि एक घर है, माता पिता हैं, 4 बेटे हैं, ठीक। चारों बेटे जो है माता पिता को हर महीने 1-1 हजार देंगे तो 4,000 आएगा, ठीक है। अब माता पिता जो है उस 4,000 में मान लीजिए राशन पानी खर्चा चला रहे हैं घर का, ठीक। अब उसके बाद एक दिन घोषणा कर दें माता पिता कि हम तुम लोग को फ्री में सब देंगे, तुम लोग पैसा मत दो। अब माता पिता कमाते है ही नहीं, लड़कों से कह दिए तुम मत दो, हम फ्री में देंगे। कितने दिन फ्री में खिला लेंगे? जो बचा के पैसा रखे होंगे उसी से उतने ही दिन खिलाएंगे ना, जो स्टोर करेंगे उसी से, बस खत्म काम खत्म। उसके बाद अगर कोई पैसा ना दे तो घर चलेगा? नहीं चलेगा। तो भैया यही हुआ था ना, फ्री देना सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, श्रीलंका उदाहरण है। फ्री खूब बांटा, लेकिन हुआ क्या उसका परिणाम? वेनेजुएला देखिए क्या हुआ वहाँ की हालत। वहाँ आपको पता है वेनेजुएला भैया इतना ज्यादा पैसा वहाँ बढ़ गया, 1 लाख रुपया रहेगा तब खाना खाएंगे। अरे जो ब्रेड का पैकेट आप 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए में बाजार में खरीद रहे हैं, वो वहाँ पर ब्रेड का पैकेट 10-10 लाख में बिक रहा है। 10-10 लाख के पीछे कारण है ना, वहाँ की सरकार ने क्या किया भाई? मशीन तो उनके हाथ में है, नोट छापने वाली, खूब नोट छाप करके लोगों को बांट दिए। नोट छाप के बांट देना और कहें कि इससे गरीबी दूर हो जाएगी, ये मूर्खों वाली बात है। हुआ क्या है कि हर व्यक्ति के पास पैसा आ गया हाथ में, ठीक। अब मान लेते हैं जैसे ब्रेड का ही उदाहरण लेते हैं, कीमत घट गई ना भैया वहाँ की। हाँ, हर व्यक्ति के पास खरीदने की क्षमता बढ़ गई, लेकिन जो वस्तुएं हैं उनका उत्पादन तो बढ़ा नहीं, ठीक है भैया। ये भी होता है ना, अगर करेंसी पावर अगर आपकी बढ़ रही है तो चीजें अपने आप महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ना गलत नहीं है, 5-6%, 7% तक महंगाई बढ़ना ही जानते हैं। 4% रखे हैं, +-2 प्लस और 2 माइनस चलता है, आरबीआई जो डिसाइड की है। हाँ वही, अगर महंगाई 7% तक है तो ठीक है, सही चल रहा है। 6%, 7% इतना सही है। 7% ऊपर जाता है, 6.74 है, मतलब 7 करीब है, इसमें 7.14 है, तो थोड़ा सा ज्यादा है इस वक्त जितना होना चाहिए। देखिए महंगाई 2010 से 11 में जितना थी भैया, 9% थी,
कांग्रेस गवर्नमेंट में। तो ये फैक्ट आप पढ़े हैं तो आप जान रहे हैं, हम पढ़े हैं तो हम जान रहे हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति ये नहीं देखता ना। सामान्य व्यक्ति ये देखता है कि पहले गैस का सिलेंडर 400 का था, अभी तो 1100 का हो गया है। 1100 का ये वो नहीं देखेगा कि पहले गैस का सिलेंडर जो है लेना बड़ा मुश्किल काम होता था, बड़ी मुश्किल से महीने में एक सिलेंडर मिल पाता था, वो भी नहीं मिल पाता था, लाइन में लगना पड़ता था। अभी आसानी से मिल रहा है। लाइन लगा हम 4-4 घंटे खड़े हुए हैं सिलेंडर लेने के लिए। मतलब एक व्यक्ति अपना 1 दिन का 2 दिन का काम धंधा छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके सिलेंडर लेने निकल जाता था। अभी क्या है, आज फोन किया, सुबह दोपहर तक या शाम तक घर आकर के दे करके लेके चला जाता है पैसा। अब आप अगर एक दिन कहीं काम कर रहे हैं, तेल था 80 रुपए लीटर, खाने वाला तेल इस समय बिक रहा है 200 रुपए लीटर। कंपेयर करते हैं और लोग ये कंपेयर करते हैं कि अरहर की दाल थी 40 रुपये किलो, इस समय 110 रुपये किलो। तो अरहर की दाल का प्रोडक्शन कितना हो रहा है और सरसों कौन कितना बो रहा है इसमें। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो चीजें साफ सी बात महंगी होंगी। अच्छा एक चीज बताइए, आज भी अगर 40 रुपए किलो दाल बिकने लगे तो जो दाल पैदा कर रहा है, क्या वो खेती करना चाहेगा दाल का? फिर बंद कर देगा वो। तो फिर बात तो साफ सी बात है, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा। भैया पहले मिले यहाँ ना 8-7-8 बीघे गन्ने लगते थे मेरे खुद, और आज बिलीव नहीं होगा कि आधा बिस्सा नहीं गन्ना है। तो कई फैक्टर होते हैं, लोग हर फैक्टर पर चर्चा नहीं करते हैं, कोई एक बात पकड़ करके बस हवा में। अरहर कम से कम 20-22 बीघा खेत था, 4 दादा मिला के 22 बीघे। इसमें से कम 10 बीघे में तो अरहर बोआता था। अच्छा। अब इस समय अरहर आधा बिस्सा नहीं का कुछ नहीं, अरहर कोई नाम है निशान नहीं है, तो महंगाई कहाँ जाएगी? तो वही ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सब उगा रहे हैं और आराम से चावल गेहूँ 1500, 1600, 1700, 2000 रुपये कुंटल मिल रहा है। मिल जा रहा है आसानी से, क्योंकि उसका प्रोडक्शन ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के तार्किकता पर जब प्रमाण के साथ, आंकड़ों के साथ जब आप बैठेंगे, हर चीज पर चर्चा करेंगे, तो बिल्कुल। हम भैया से बाल कटवा रहे थे इलाहाबाद में, तो एक लड़का था बैठा था, वो भी तैयारी कर रहा था। बोला महंगाई इतनी, साला सरकार से गाली दे रहा था। हम कहा पहले बात आप ये सुनिए कि आप भारत के नागरिक हैं, प्राइम मिनिस्टर को गाली नहीं दे सकते। पहली बात, अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं। हाँ, आप किसी को पसंद करते हो ना पसंद करते हो वो अपनी जगह है, लेकिन जब कोई कुर्सी पर है तो उसका सम्मान कीजिए। सम्मान करिए। आप पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके कहने न कहने से चीजें नहीं बदल जाएंगी। अगर आप गाली ही देंगे उनको, पहली बात एक अच्छा स्टूडेंट के साथ एक अच्छा नागरिक पहले बनिए। और दूसरी बात, इन्फ्लेशन की आप बात करते हैं तो 2011 का डाटा खोल के देख लीजिए, इन्फ्लेशन रेट देख लीजिए, किस टाइप की एक गाना उनको बताए, गाना उसमें निकला था, महंगाई डायन खाई जाता है। तो देख लीजिएगा रिलीज कब हुआ था। वो गाना केवल उसी के अगेंस्ट ही निकला था, कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट ही निकला था। तो उठा के देखिए महंगाई रेट। गूगल करने लगा हम तो, गूगल खूब बढ़िया खोल के देख लो। देखा तो उसका दिमाग खराब कहा यार। हम कहा बच्चे, तब चीजें इसलिए नहीं पता चलती थी क्योंकि तब चीजें डिजिटलाइज नहीं था और चीजें नेट पे नहीं थी। एग्जैक्टली। नेट और सबके हाथ में फोन नहीं था। लोगों को एक छोटा सा फॉर्म ऑनलाइन कराना पड़ता था, साइबर नहीं मिलता था। लोग काफी दूर जाकर साइबर ढूंढते थे, तब पता चलता था, कोई जानकारी मिलती थी। अब तो कोई भी चीज जानना है, फोन आपके पास है, सन से पता करो। पहले जो है नेट पैक डलवाते थे, 1 GB 2 GB मिलता था, पूरे महीने यूज करना पड़ता था उसी में। 200-300 रुपए का रिचार्ज। जब पहली बार मैंने 2014 में फोन लिया था स्मार्टफोन, तो 200 रुपए रिचार्ज करा था, 2 GB मिलता था 1 महीने के लिए। अब चाहो तुम 1 दिन आप खत्म कर दो उसको, और चाहो तो आप 1-2 महीना अपने टाइमिंग पे खत्म करो। हम कहा जब अगर आप चीजें अच्छी अगर आप लेंगे तो भाई श्योर सी बात है, महंगाई की आप क्या टेंशन लेंगे। फिर यहाँ तो डेली साला 1.5 GB दे रहा है, तब भी कह रहे हैं कि महंगाई। हमका महंगाई की नहीं, फालतू के लोग खर्च डिजायर इतना ज्यादा रख दे रहे हैं अपने लाइफ में। पहले भैया हम लोगों का 1-2 जींस में काम चल जाता था ना, अब 4-4, 5-5, 6 जींस है, एक जूते में काम चलता था। यही लोग अपनी आवश्यकताएं, अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं बढ़ा दिए हैं। पहले क्या होता था, गाँव में किसी के घर बिजली नहीं है
तो उसका बिजली का कोई बिल नहीं आ रहा है, तो खर्चा है ही नहीं। जब बिजली नहीं है तो फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं है, तो वो इन सामानों को खरीदता नहीं था, तो ये खर्च नहीं थे। अभी क्या है, ये सारी सुविधाएं सबको चाहिए तो खरीद रहा है, तो जो कमा रहा है, पहले भी कमा रहा था, कम कमा करके कम में काम चला रहा था, अभी ज्यादा कमा रहा है, लेकिन जरूरतें बढ़ गई हैं तो ज्यादा चीजें बात ये खरीद ना रहा है। भैया, जानते रिसोर्सेस कम, डिजायर ज्यादा। एग्जैक्टली। इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है, रिसोर्सेस अगर रिसोर्सेस कम है तो, अगर डिजायर्ड का ज्यादा है तो, रिसोर्स अगर कम है तो श्योर सी बात है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इकोनॉमिक्स लग रहा है पढ़ रहे हैं आजकल। हाँ भैया पढ़ते हैं, मतलब वैसे तो हम आर्ट ही पढ़ रहे हैं, लेकिन 1 घंटे में डेली इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ, डेली का हाँ, नियम है। तो इकोनॉमिक्स जो भी पढ़ेगा ना उसे सब मैं समझ ना में आएगा। क्रिटिसाइज में ना सर, मान लीजिए भैया ना, मैं कभी भी क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को करता ही नहीं, मेरी ये आदत है। कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं कभी कोई भी फायदा नहीं है ना क्रिटिसाइज कोई करने का। क्रिटिसाइज नहीं कर। हम मतलब जब कोई बोलने लगता, मैं इसको उनको बोलता हूँ, देखिए कोई प्राइम मिनिस्टर देश नहीं चलाता, देश को आईएएस चलाता है, ठीक है। उनका तो सिर्फ डिसीजन रहता है, बाकी तो दिमाग उनको देने वाले आईएएस होते हैं, और जो हमसे आपसे ज्यादा पढ़े लिखे और हमसे आपसे ज्यादा जीनियस होते हैं वो। क्योंकि राय वो लोग देते हैं, बाकी कार्य गवर्नमेंट का राय डिसीजन वही पर होता देते है। हैं, सारी प्लानिंग वही करते हैं, गवर्नमेंट जो सत्ता में रहती है बस वो उसमें जो है बस सिग्नेचर करती है, हाँ ठीक है इस चीज को कीजिए, सही है। अगर आज आईएएस ऑफिसर न लगते थे अच्छे अच्छे, तो क्या देश थोड़ी चल पाता। और जो डिसीजन लेते हैं गवर्नमेंट, तो ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट को जनता से कोई दुश्मनी है कि उनके गवर्नमेंट भी अनहित कोई मिलेगा। डिसीजन लेती है तो सारी स्थिति परिस्थिति को देख करके, और वो जो डिसीजन लेती है वही आईएएस पीसीएस जो अधिकारी हैं उन्हीं के माध्यम से तो वो पूरा कराया जाता है, तो वो इतने उल्लू तो है नहीं। अब वही भैया, अब ना जानते हैं कि वही सवाल हुआ, जैसे कि कोई अगर अवार्ड पाता है लाइफ में, अगर कोई सम्मानित होता है व्यक्ति, या फिर कोई सजा पाता है उम्र कैद की, फांसी की, तो क्या आप जो उम्र कैद की जो सजा पाया है, क्या उसे आप गलत कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अगर जो फिर अवार्ड पाया है, क्या उसे आप बहुत अच्छा व्यक्ति बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है जिसको सजा हुई हो उसने वो गलती किया ही ना हो, लेकिन उसको गलत ठहरा दिया गया हो, उसके खिलाफ सारी भैया चीजें हो गई हो। अगर वो गलती भी किया है ना, तब भी आप उसे हमेशा के लिए 100% से गलत नहीं कहेंगे ना, क्योंकि जो लॉज बनाए गए हैं हमारे यहाँ, अगर लॉज के अगर वो खिलाफ काम कर दिया तो गलत है। अगर लॉज के अंदर रह के अगर वो काम करता तो सही है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ नियम है कि मंदिरों में जूता चप्पल पहनकर नहीं जाना है। तो वहाँ कोई अगर जाएगा तो लोग उसको गलत ठहराएंगे। लेकिन अगर आप उसे आप व्यक्ति को पार्टिकुलर गलत नहीं बोल सकते ना। हाँ, वहीं अगर आप जूता चप्पल पहन करके चर्च के अंदर जा रहे हैं, वो भी भगवान का ही घर है, चर्च के अंदर जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं है। तो जहाँ जो नियम बना दिए गए हैं तो उसके अनुसार गलत सही ठहराते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो नियम जो गलत बता रहे हैं कि ये व्यक्ति गलत है, क्या वो वास्तव में गलत है? नहीं, वो उस नियम के अनुसार गलत है, लेकिन उसने इस तरह का कोई गलती नहीं किया। ये एक लोगों को ऐसे भैया, मैं थोड़ा फिलॉसफी क्लास जैसे होते हैं विकास सर कभी देते हैं, मैं लेता हूँ, तो मतलब एक बहस हो गई तो लोग कहने लगे, कहा यार जो मतलब अवार्ड पाते हैं बड़े अच्छे व्यक्ति होते हैं, इतने बड़े पद्म भूषण पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। हम कहा यार कहने की बात है, अगर आप वास्तविकता में अगर उनके लाइफ में अगर घुस के जाके, अभी तो आपने न्यूज देखा है, पढ़ लिया किसी के बारे में, और रियलिटी कुछ और होती है। अरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में ही देख लिया जाए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया है, कुछ ढंग का नहीं किया, लेकिन उनको अवार्ड दिया गया, और उन्हीं के समय में बहुत से लोग बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, उनको अवार्ड नहीं मिला। एक उदाहरण आपको, बहुत बड़ा उदाहरण दे रहे हैं, आपने वो पिक्चर देखा होगा, क्या था, रॉकेटरी भैया देखे नहीं थे, लेकिन मैं सुना था उसके बारे में। उसमें आप जब देखेंगे और जब आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो निष्कर्ष ये है कि जो नंबी सर हैं उनको फंसा दिया गया। ठीक है, क्यों फंसाया गया? उसके पीछे कारण था कि नंबी सर हिंदू थे, और उन्हीं के जो है जूनियर, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी, ये मुस्लिम थे। और भी बहुत से फैक्टर हैं, बहुत से कारण हैं, हम एक कारण पर चर्चा कर रहे हैं। तो हिंदू और मुस्लिम का ये जो फैक्टर लोग कहते हैं बीजेपी कर रही है, ये उस समय का जीता जागता उदाहरण है कि ये बहुत बड़े साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम जी उस पर ठोस पर काम कर रहे थे, और नंबी सर ठोस पर काम कर चुके रहे, और वो लग गए थे लिक्विड पर, लिक्विड फ्यूल के थ्रू
रॉकेट लॉन्च करने का। उस पर वो काफी आगे भी बढ़ गए थे, लेकिन उनको फंसा करके जेल वेल करा दिया गया। और जब भाई जाहिर सी बात है, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति रेस में आगे है, उसको कहीं पर रोक दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो पीछे है वो आगे हो ही जाएगा। तो वही चीज हुआ कि एपीजे अब्दुल कलाम फिर आगे हो गए, सारा क्रेडिट उनको दे दिया गया, आज दुनिया उनको जानती है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो इस जो स्कैम है कह लें या भ्रष्टाचार है जो कह लें या जो भी, उसके हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कभी विरोध तक नहीं किया, इस पर आवाज तक नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि उनको लाभ मिल रहा था। तो दुनिया जानती है कि एपीजे अब्दुल कलाम बहुत अच्छे थे, लेकिन वास्तविकता क्या है, उनके आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था, लेकिन उन्होंने नंबी सर के फेवर में कुछ भी नहीं किया। फिल्म देखिएगा, सब समझ में आएगा, उसमें है। और वही अब देखिए नंबी नारायण जो है सर ना भैया, मतलब वो सेशन लेके आए थे डॉक्टरी फिल्म के लेके, वो देख के आए थे, जानते हैं ना कि अवस्थी को आप। तो वो सर लेके आए थे, बोले थे कि बेटा मतलब आप लोग देखिए मूवी को, हम तो कहना नहीं चाहते बहुत ज्यादा, अगर आप लोग देखोगे तो चीजें, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, पिछली चीजें। आज ही जो है, चाहे यूट्यूब से चाहे कहीं से खोज करके रॉकेटरी देखिएगा, और उसमें नंबी नारायण जिनको दिखाया गया, जो कि बाद में उन पर पूरी केस चली है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया है, और फिर ये मोदी सरकार में उनको अवार्ड भी दिया गया है, उनको बाद में सम्मान दिया गया। अब लेकिन जो उनके साथ हुआ, जो उनके परिवार के साथ हुआ, वो चीजें अब बदल तो नहीं जाएंगी। हाँ, ये है कि जो नेगेटिव हो गया था थोड़ा सा, अब वो चीजें खत्म हो गई, उनको सम्मान वापस मिल चुका है। लेकिन ना मतलब भैया जानते हैं ना, जैसे कि भले लोग कहते हैं कि मतलब हिंदुत्व है, हिंदुत्व सरकार, हिंदुत्व, तो हमें नहीं लगता कि बीजेपी गवर्नमेंट में मतलब ऐसा कुछ होता है। देखिए, गवर्नमेंट किसी के साथ गलत नहीं कर रही है, बस ये कर रही है कि जो हिंदुओं को दबा करके हमेशा रखा जाता है। हम तो खुद ही जहाँ रहते थे, हमारे मोहल्ले के आसपास बहुत सारे मुस्लिम घर और मुस्लिम एरिया थे, हमने बचपन से देखा है कि मुस्लिम हमेशा हावी रहे हैं। उनका ये नेचर रहा है जो है दबा करके रखना, और तरह तरह की चीजें करते रहना। लेकिन अभी क्या है, हम आज भी अपने एरिया की ही बात कर रहे हैं, अब वो मुस्लिम थोड़ा सा कंट्रोल में रहते हैं, वो फालतू का विवाद नहीं करते हैं भैया, बहुत कंट्रोल में है। समझ लीजिए, मुसलमान भले, अब समझिए इंडिया पाकिस्तान का मैच आता है, मेरे बगल के हैं साले, ये लोग समझ लीजिए कि इंडिया हारती है ना, इतना पटाखे फोड़ते हैं, क्या बताएं। देखिए, अपनी अपनी सोच है, इन लोगों का थोड़ा सा मन बढ़ गया था, वो चीज थोड़ा सा ये सरकार आने से इनके मन वाली जो उल्टी सीधी चीजें होती थी वो करने को नहीं मिल रहा है, इस वजह से खाली जो है बदनामी है। नहीं तो इस सरकार ने मुस्लिमों के खिलाफ कुछ किया तो नहीं आज तक। नहीं, कहीं ऐसा थोड़ी है कि मतलब चाहे राज्य सरकार हुआ है भैया कि कुछ मतलब हमें नहीं लगता कि योगी जी भी अगर कभी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब जब तक सरकार है उनकी, तो ऐसा कुछ कहीं नहीं किया कि हम मुस्लिमों को कोई वरीयता नहीं दे रहे हैं, या फिर मुस्लिमों को कोई भी गवर्नमेंट जो भी चीजें हैं ऐसा नहीं कि प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। कोई कानून जो मुस्लिमों के लिए उनके खिलाफ बनाया गया हो आज तक कोई नहीं। कोई ऐसा उनके हित में तो बीजेपी ने 3 तलाक के मामला को जिसने खत्म किया है। अब समझिए कितनी प्रताड़ित होती थी औरतें। ये बहुत बड़ा फैसला था इस गवर्नमेंट का कि मुस्लिम औरतों को, आप जानते थे कुछ भी आप करें 3 बार बोल दे तलाक 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 हो गया, बस जुबान से झगड़ा भी अगर कि ये पति पत्नी, अब फिर हलाला का मामला था। मतलब कि जब तलाक होगा तो उनके यहाँ बना हुआ है सिस्टम हलाला वगैरह, तो फिर वो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, वो सारी शुरू होंगी एक प्रकार से। तो ये भी तो औरतों के साथ तो शोषण ही हो रहा था। तो बदलाव कर रहे हैं, पॉजिटिव चीजें कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो लोग हैं जो इसका लाभ उठाते थे उनका नुकसान हो रहा है एक तरह से। देखिए अभी जो भैया मामला आया था किसान वाला, तो हमें किसी भी एंगल से वो गलत नहीं लग रहा था, लेकिन जो कुछ बड़े किसान हैं, आप ये जानते हैं भैया, जो किसान जो कहते हैं, किसान का नाम है जो, इस कहने की बात होती है किसान बड़े गरीब होते हैं। आप उन किसानों को देखिए, ये जो 2-3 बीघे वाले मत देखिए, आप 10 बीघे वाले मत देखिए, जो बड़े काश्तकार हैं, जो बड़े 100 एकड़ जिनके पास जमीन है, 200 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़, आप उन किसान, वही किसान तो जाकर वहाँ बैठते हैं कि हमारी आपकी औकात है, हमारे पास 2.5 बीघा खेत है, हम लोग जाएंगे वहाँ पे, कभी जीवन में नहीं जाएंगे। ये सारी चीजें जो समझना चाहेगा उसे समझ में आएगा। और ये बड़ी बारीकी की बात है ना, जो
बैकवर्ड क्लास के लोग हैं या फिर जो निम्न क्लास के लोग हैं, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे जनरल हो, चाहे जो हो, उनके जहन में ये बात नहीं जाती है, ये चीजें नहीं घुसती हैं। लोग ये कहते हैं कि फॉरवर्ड की गवर्नमेंट है ये, ऐसा मानसिकता डाल दिया गया है लोगों के दिमाग को जो है मैनिपुलेट किया जाता है, उनके दिमाग में फालतू चीज़ भर दिया जाती है। जैसे इस चीज़ को माइंड पर मत लीजिएगा, आपसे पूछ रहे हैं आप किस में आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किस में आते हैं? ओबीसी में। हम हैं जनरल में, ठीक। और मंजीत किस में आते हैं? ओबीसी है वो भी। अच्छा, आप लोग हम लोग रहे हैं साथ में इलाहाबाद में, अभी भी बातचीत है, कभी फर्क देखे हो कभी कि आप लोगों के साथ कोई इस तरह का? हमारे कभी नहीं। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, सोनकर हैं और भी जातियों से हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से। हम उनके घर जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं, साथ में खाना पीना घूमना फिरना सब ये होता है। मेरे भी हैं एसटी, मेरे पास कोई एसटी है, मेरे दोस्त जो एसटी है। एक मुसहर है ना भैया, रहता था मेरे बचपन, हम लोग साथ पढ़ता था। आज वो मतलब 12 तक पढ़ा था, उसके बाद अपना वो काम धाम करता है, मिलता है, हम लोग बड़े प्यार से मिलते हैं। अभी स्टेशन पे एक ही बताइए, कोई व्यक्ति सामान्य वर्ग से है, जनरल का है, लेकिन आप उसके घर जाइए, देखिए बड़ी गंदगी है, वो नहाता वहाता नहीं है, कई कई दिन नहीं नहाता है, तो उसके वो ला करके पानी देगा, आपको पीने का मन करेगा? नहीं भाई है तो जनरल, लेकिन क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है, स्मेल आ रही है, गंदगी है, तो उसके घर का कोई भी चीज छूने का भी मन नहीं करेगा। तो हम इसको इस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का, एसटी का, अगर कोई किसी के घर जा रहा है और कुछ चीजों के कारण उसके घर पानी नहीं पी रहा है, या उसके घर कुछ नहीं खा रहा है, या उसके घर नहीं जा रहा है, तो और कोई चीज वो देख रहा होगा, उसे वो चीज अच्छी नहीं लग रही होगी, उस कारण से तो लोग इसको जाति से जोड़ देते हैं कि अरे फलनवा जाति के घर वो पानी नहीं पीते हैं, वो छूते नहीं है। अरे भाई हमें नहीं पसंद है। एक्चुअली में क्या होता है ना, अभी भी जैसे कि कुछ ब्राह्मण, कुछ ठाकुर ऐसे हैं, देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ब्राह्मण और ठाकुरों में है। आपने भी देखा होगा ये चीजें कि मतलब आप एसटी का छोड़िए, मेरे गांव में होते हैं कुछ मतलब ब्राह्मण है, मेरे गांव में ब्राह्मण है ही नहीं है, मतलब कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं मतलब जो आते हैं, ठाकुर जो ओबीसी के पानी नहीं पीते हैं, कितना भी हो, मतलब उनके अंदर भैया वो थोड़ा छत्रीपन रहता है। खूब इतिहास में भी ये चीजें देखी गई हैं कि मतलब जो जमींदार लोग थे पहले के, देखिए इसको इस रूप में देखिए कि किसकी मानसिकता कैसी है, परवरिश कैसी है। हाँ, लेकिन आप पार्टिकुलर ना पूरे कौम का दोषी नहीं दे सकते, मतलब मेरा कहने का मतलब अब हमने बताया कि हम जनरल हैं, ठीक है। हम एक बार रह रहे थे बाहर, तो हमारे जो मकान मालिक थे वो जो है ओबीसी थे। हम उनके यहाँ उठना बैठना, उनका कोई चीज आ रहा है, खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन हम कोई चीज उनको देते थे तो वो नहीं खाना पीना पसंद करते थे। शुरू में कई बार कोशिश किया गया, वो नहीं लेते थे, फिर हमने देना भी बंद कर दिया, यहाँ तक कि कमरे में आना तक नहीं पसंद करते थे। तो वो व्यक्ति की अपनी सोच है। अब हम उसको इस तरह से लें कि ये जो है जातिवाद कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, भाई वो नहीं पसंद कर रहे हैं, उनकी इच्छा है, वो क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं वो जाने, उन्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा है। तो अपवाद तो तरह तरह के मिलते रहते हैं हर जगह, तो अपवादों को लेकर के कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। ये होता है ना, जैसे एक लोगों की गलतियों की सजा पूरे कौम को नहीं दे सकते ना, पार्टिकुलर व्यक्ति में प्रॉब्लम होती है, पार्टिकुलर ये चीजें जो हैं पहले भी बहुत जगहों पर रही हैं, अभी भी बहुत जगहों पर हैं, अभी भी गाँव में कहीं कहीं देखने को ये सारी चीजें मिलती हैं, कहीं कहीं इक्का दुक्का केस आते रहते हैं सामने। तो ये धीरे धीरे शिक्षा से ही दूर हुआ है, हो रहा है। ये सबसे बड़ा जैसे कि भैया एक आया कि मतलब जो दहेज की जो बिग क्वेश्चन था, मतलब एक लोग पूछने लगे कि भैया ये बताइए कि दहेज को मतलब आप किस एंगल से देखते हैं, अब से आप क्लोज किस प्रकार कर सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं काम का देखिए अभी तक, तो भैया बहुत ज्यादा मैं इस डेफिनेशन नहीं कर सकता, लेकिन हमें ये पता है कि एजुकेशन से दहेज को खत्म किया जा सकता है। अब यहाँ रुकिए थोड़ा सा, ये जो दहेज शब्द है पहले इस पर चर्चा हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी सिस्टर हैं, ठीक, उनकी शादी करनी है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी लड़का ढूंढते वक्त? एजुकेशन, कि लड़का पढ़ा लिखा हो, और दूसरा? पहली बात भी एजुकेशन होगा, दूसरी बात देखा ये जाएगा कि उसके इनकम का स्रोत क्या है। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही रहे, ये होता है कि पहले एजुकेटेड देखेंगे, लड़का पढ़ा लिखा हो, और दूसरी बात उसका
सोर्स क्या है। ठीक, उसके बाद फिर किसी चीज लोग थोड़ा आपकी प्रॉपर्टी सोसाइटी वगैरह, घर देखेंगे। परिवार, सोसाइटी, हर चीज देखते हैं, यही हाँ ना। हाँ। तो अभी आज आप मार्केट जाएंगे, शर्ट 100 रुपए का भी बिक रहा है, 500 का भी बिक रहा है, 1000 का भी, 5000 का भी, 10,000 का भी। आप अपने जेब में कुछ पैसे रख करके सोच करके चलते हैं कि इतने बजट वाला हम शर्ट खरीदेंगे। ऐसा नहीं कि जेब में रखे हैं 1000 और गए बाजार में 5000 वाला देख रहे हैं। वहां सीधे कहते हैं भैया इस रेंज तक का दिखाओ, उसके पास तो हर रेंज का होगा। तो ऐसे ही हर व्यक्ति अपने बजट के अनुसार सोच करके उतरता है मार्केट में, देखता है, और सामने वाला जो है अपने अनुसार हर चीज जो है शर्त रखता है। भैया हम जब इतना सब हमारा है रहन सहन, हमारी इस तरह की उठना बैठना है, समाज हमारा ऐसा है, तो इसके हिसाब से आप इन रीति रिवाजों को कीजिए, इतने लोग होंगे, इस तरह से खर्चे कीजिए, इस तरह की व्यवस्था कीजिए। वो अपनी बातें रखता है। और सामान्य तौर पर माता पिता या लड़की वाले कुछ चीजें अपनी तरफ से लड़कियों को देते हैं कि उसके घर गृहस्थी में ये काम आएगा। ये तो सामान्य तौर पे इस पर कुछ न कुछ खर्च होगा ही होगा। इसके बाद कुछ लोगों की होती है कि भाई हम ये चीज चाहिए, खुल करके बोल देते हैं। नहीं, ठीक है। बहुत बोलते हैं भैया, मतलब रच नहीं, मैंने बहुत देखी है, मतलब तो हर वो जगह कौन, लगभग। अब आप बताइए, एक लड़का है जो कि ISPS अधिकारी है, एक लड़का है टीचर है, और एक लड़का है चपरासी, और एक लड़का है बेरोजगार है। इसमें बताइए 4 व्हीलर कौन मांग सकता है? जिसकी औकात होगी वही मांगेगा ना। अगर जैसे कि भैया ये उसी भी को होता देंगे है ना, लोग ना। कभी कभी तो मतलब अगर आप मतलब पार्टिकुलर किसी व्यक्ति को, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो IAS अफसर है वो कार मांग लेगा, या फिर जो 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 बंदा ग्रुप C या ग्रुप D की नौकरी करता है वो कार मांग लेगा। ये तो पार्टिकुलर आप मानसिकता के व्यक्ति के ऊपर होती यही है। कि हर व्यक्ति वैसा नहीं होगा। सामान्य तौर पे देखा जाता है आज के टाइम में जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो डिमांड नहीं करते हैं। लेकिन पुरानी प्रथा चली आ रही है, सोच चली आ रही है कि लोग मांगते ही हैं। जैसे एक IAS का IAS का या किसी का था, न्यूज में आया था कि उसकी शादी नहीं हो रही थी जबकि वो IAS था। कारण क्या था कि उसने जो है ये रखा था, जहां भी शादी बात होती थी वो सीधे कह देता था मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके घर वाले भी कह देते थे कुछ नहीं चाहिए। इस कारण से लोगों का विचार बनता था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये IAS है लड़का, घर परिवार संपन्न है, फिर मांग क्यों नहीं रहे हैं कुछ। तो शादियां कैंसिल हो जाती थी इस कारण से। फिर ये लगातार सिलसिला चलता रहा, तो फिर उसने तय किया कि हम जो है दहेज लेंगे। अब उसके बाद उसने दहेज में रखना शुरू किया, तो लाइन लग गई लड़कियों की। एक जगह तय हो गया, जितना रकम की बात हुई थी उस दिन, शादी वाले दिन वो रकम दिया गया। तो उस लड़के ने शादी के टाइम में वो रकम लौटा दिया। तो फिर वो भाई ये क्यों कर रहे हैं आप, आपने रखा था, हम दे रहे हैं, इसको आप स्वीकार कीजिए। तो उसने कहा नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, ऐसी ऐसी बात थी, हम नहीं ले रहे थे। तो लोगों को लगता था कि कुछ गलत है। तो लोगों की धारणा बन चुकी है कि अगर कोई डिमांड नहीं कर रहा है या कुछ उसकी मांग नहीं है, कुछ कह नहीं रहा है, तो कुछ गड़बड़ होगा ही होगा। तो लोगों की सोच भी तो गलत हो गई है। ये समाज में ना होता है चीजें, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब अगर आप संपन्न अगर कुछ नहीं ले रहे हैं, अभी आप क्या सोचेंगे, जैसे कि कोई अगर 2 लड़का है, 2 भाई है, ठीक है। अगर बड़ा भाई कोई अभी मैरिज नहीं करना चाहता, या फिर वो अच्छा कुछ और करना चाहता, लाइफ में सक्सेस भी है वो, और छोटा लड़का भी सक्सेस है अपनी लाइफ में, अगर किसी तरीके का छोटे का अगर आप शादी कर दे रहे हैं, तो बड़े वाली शादी आप नहीं कर पाएंगे। लोग उसके बारे में उल्टी सीधी खबरें फैला देंगे कि यार उस छोटका भाई उसका रह गया है और शादी हो गई, बड़का कहीं नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, यही ना कि अब इन चीजों को बदलना आसान नहीं है। लोग अपने हिसाब से अपना अपना विचार बनाते रहते हैं। और फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो ये दोनों यूनिवर्सिटी है ना, इस पर तरह तरह की चीजें फालतू में लोग शेयर करते रहते हैं। मेरा नाम ही नहीं है पहली बात, और ना मैं पसंद करता फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट में किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन यूज नहीं करता सिवाय व्हाट्सएप को छोड़ के। हम भी इसको सिर्फ मैसेज का आदान प्रदान, मैसेज देने, जानकारी लेने के उद्देश्य से यूज करते हैं। मैंने आज तक कभी भी मतलब FB वगैरह पे कुछ भी नहीं पोस्ट किया ना। कभी काल बहुत पहले जब नया नया था, फोन पाया था, तो जानता था FB क्या होता, तो उस पर चलाया था। उसके बाद तो कभी यूज नहीं किया मैं FB। चलिए, हाँ, काफी लंबी बात हो गई है, कई मुद्दों पर चर्चा हो गया। और बताइए मंजीत बाबू क्या हाल है? मंजीत बाबू कल मिले थे, बारात थी भैया ना। अच्छा। तो अरुण भैया भी आए थे, सब लोग थे, ब्रिजेश थे, एक लड़के फ्रेंड थे, इलाहाबाद साथ रहते थे, उनके भाई का शादी था।
अच्छा तो अच्छा। हम कुछ खाए पिए नहीं, खाना पीना, क्योंकि तबीयत नहीं सही थी। हम्म। तो गए थे, तो उसके बाद फिर 9:30 बजे तक चले। घर वो बगल में था, बरौत में। अच्छा अच्छा। 5-6 किलोमीटर था घर वहाँ चलिए से। तो उनको भी लगाते हैं, आज थोड़ा हालचाल लेते हैं। और ले अरुण लीजिए बाबू भैया, से तो आज अरुण भैया का बर्थडे है ना। अच्छा आज है। हाँ, आज केक कटिंग भी है उनके यहाँ, तो बुलाए हैं सब लोगों को, मंजीत वंजीत को। अच्छा अच्छा, चलिए भाई, तो आज उनको भी फोन करते हैं, उनका बर्थडे विश कर देते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात हुई थी। हाँ हाँ हाँ। चलिए ओके, तो उन चलो। लोगों से भी बात करते हैं, फिर आपसे बात ठीक होगी। है भैया, ठीक है, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते।